एपिसोड 6। समय बीतता गया और शाम हो गई। अविनाश ने देखा कि विस्काउंट के कार्यालय से लौटने का समय हो गया है। उसे ठीक से पता नहीं था कि वह कब वापस आएगी, लेकिन चूंकि उसके पास करने के लिए कुछ और नहीं था, इसलिए वो रही। वह उठ खड़ा हुआ और विस्काउंट के कमरे की ओर चल पड़ा। उसने कुछ शोध किया और पता चला कि विस्काउंट के पति की मृत्यु हो गई है और उसका इकलौता बेटा रॉयल अकादमी में रहता है और शायद ही कभी घर आता है। हाँ, आगे का रास्ता साफ है। मन ही मन हंसते हुए बौद्धिश सुनातान आ रात पे वह विस्काउंट के कमरे के सामने आया। यह देखते हुए कि वह वापस नहीं आई है, उसने कमरे के सामने बैठकर उसका इंतजार करने का फैसला किया। अविनाश, तुम यहां क्या कर रही हो? विस्काउंट को दो नौकरानियों के साथ लौटने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब उसने अविनाश को अपने कमरे के सामने बैठा देखा तो उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक थी और उसने सवाल किया, ओहो, कुछ नहीं माँ। मुझे लगा कि इतने लंबे समय तक काम करने के बाद आप थक गई होंगी, इसीलिए मैंने यहाँ आकर देखने का फैसला किया कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। अविनाश ने जवाब देते हुए हकलाते हुए कहा, बेशक। शर्म और थोड़ी शर्मिंदगी में अपनी नजरें नीची करने से पहले वह उसके चेहरे पर नजर डालना नहीं भूला। उसके जवाब से प्रसन्न प्रतीत होते हुए विस्काउंट मुस्कुराया और पूछा, ओह, तुम मेरी क्या मदद करोगी? मैं तुम्हारे कंधों की मालिश कर सकता हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। अविनाश ने अपनी नजरें नीचे रखते हुए जवाब दिया। विस्काउंट हंसा और उसके अंदर इस लड़के को चिढ़ाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। वह अविनाश की ओर एक आकर्षक मुस्कान के साथ चली गई। उसका चेहरा अविनाश से आधी उंगली दूर था और उसने सवाल किया, तुम नीचे क्यों देख रही हो? क्या मैं इतनी बदसूरत हूं कि तुम मुझे देख नहीं सकती? नहीं, ओवेदशिया, स्तहीम, तुम बहुत सुंदर हो। आह, मेरा मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम सुंदर हो, लेकिन मम्मा। अविनाश घबरा गया जब उसने ऊपर देखा और पाया कि उसका चेहरा उसके बहुत करीब था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन फिसल गया और जमीन पर गिर गया। कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। उसने अपनी निगाहें जमीन पर टिकाए रखने का फैसला किया। यह देखकर न केवल विस्काउंट बल्कि उसके पीछे चल रही दो नौकरानियां भी हंस पड़ी। विस्काउंट मुस्कुराई और अविनाश के सामने झुक गई और उसने सवाल किया, क्या तुम मुझे बता रही हो कि मैं सुंदर नहीं हूं? नहीं, तो तुम्हें लगता है कि मैं सुंदर हूं? हाँ। विस्काउंट की मुस्कान चौड़ी हो गई जब उसने सवाल किया, क्या तुम मुझ पर डोरे डाल रही हो? नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं हाँ हाँ हाँ। उसके चेहरे पर घबराहट देखकर विस्काउंट जोर से हंसा। फिर उसने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी उंगली उसके माथे पर घुमाई और जवाब दिया, ठीक है, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बीती, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रही थी। जहां तक तुम्हारी मालिश की बात है, तो तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? मेरे पीछे आओ। यह कहते हुए विस्काउंट खड़ा हो गया और वह अपने कमरे में चली गई। उसके चेहरे पर बहुत संतुष्ट भाव था। अविनाश भी आज्ञाकारी ढंग से उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया। बेशक, किसी ने उसके चेहरे पर उस छोटी अगोचर मुस्कान को नहीं देखा। एक शिकारी की मुस्कुराहट। विस्काउंट अवनी का कमरा अविनाश के कमरे से कहीं ज्यादा सुंदर और अच्छी तरह से सुसज्जित था, लेकिन उसने इधर उधर देखने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसकी नजर उस पकी हुई गांड पर टिकी थी जो चलते समय बाएं दाएं हिल रही थी। उसने जो लाल गाउन पहना हुआ है, जो उसके घंटे के आकार के फिगर को छिपाने के लिए कुछ नहीं करता बल्कि उसे और भी निखारता है, वह ऐसी लग रही थी मानो वह वहां रहकर उसे चिढ़ा रही हो। डिंग। अचानक अविनाश के सिर के अंदर एक आवाज गूंजी। मिशन अवनी शर्मा को। विवरण, अच्छा, अवनी शर्मा को। पुरस्कार, विवेक की आंख। चेतावनी, अगर मिशन विफल हो जाता है तो क्षमता क्रेविंग टच डिसेबल हो जाएगी। समय सीमा 30 दिन। हाँ, एक मिशन। वाह, यह वास्तव में एक आरपीजी गेम की तरह है। हालांकि सजा काफी डरावनी है। इनाम के लिए पहुंचाई औसतन है, मुझे नहीं पता कि वह क्या है। आई ऑफ डिस्कर्निंग। डिस्कर्निंग आई। आई ऑफ डिस्कर्निंग। अविनाश ने अपने मन में क्षमता का नाम कहने की कोशिश की। उसने स्क्रीन को छूने की भी कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने अवनी शर्मा के पास होने के बावजूद भी इसे जोर से पुकारा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। यू मिस्टर सिस्टम, क्या मुझे कोई विवरण नहीं मिला?
अविनाश ने सिस्टम को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। सिस्टम उसे अनदेखा कर रहा था। हम क्या यह उन सिस्टम में से एक है जिसमें चेतना नहीं है? खैर, ईमानदारी से कहूं तो मुझे यह तरीका पसंद है। मैं वास्तव में एक बात करने वाला सिस्टम नहीं चाहता। ये बहुत कष्टप्रद है। अच्छा, जो भी हो, जहां तक मुझे पता है यह मिशन बहुत आसान है। मेरा मतलब है, इस महिला ने मुझे बॉय टॉय के रूप में खरीदा है ना? क्या ये बेवकूफी नहीं होगी कि वह उस लड़के के साथ सेक्स न करे जिस पर उसने अपना पैसा खर्च किया है? यह मिशन मुफ्त है। हे, मैं पुरस्कार की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हम तुम वहां क्यों खड़े हो? चलो, मेरे कंधों से शुरू करो। विस्काउंट, जो विशाल बिस्तर पर बैठा था, वो ने आदेश दिया। अविनाश अपनी कल्पना से बाहर आया और उसकी नजर विशाल बिस्तर पर बैठे विस्काउंट अवनी पर पड़ी और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। विस्काउंट के लाल गाउन और सफेद बेडशीट के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बढ़िया था। साथ ही वह जिस तरह से निडर होकर बैठी थी और अपने अत्यधिक आकर्षक चेहरे से उसे देख रही थी, वह खुद को रोक नहीं सका और शर्मा गया। इस बार वह अभिनय नहीं कर रहा था, यह उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। विस्काउंट अवनी बहुत सुंदर था। उसे इस तरह शर्माते हुए देखकर विस्काउंट अवनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कौन नहीं चाहता कि उसकी सुंदरता की सराहना दूसरे करें? बेशक, एक विस्काउंट और खूबसूरत होने के नाते ऐसे कई लोग हैं जो उसकी खूबसूरती की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अविनाश और उनके बीच एक अंतर था। दूसरों की प्रशंसा के पीछे हमेशा कोई न कोई छिपा हुआ इरादा होता था। वह एक कुलीन थी। वह जानती थी कि दूसरे कुलीन लोग कितने दुमुहे हो सकते हैं, इसलिए उसने कभी भी उनके सामने अपनी हिफाजत नहीं छोड़ी। हालांकि अविनाश अलग था। वह बस एक शक्तिहीन छोटा लड़का था। वह उसका कुछ नहीं कर सकता था। सिने उसकी प्रशंसा ईमानदार थी। इस तथ्य ने इस तथ्य को और बढ़ा दिया कि वह वास्तव में उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा था और बस बेकाबू होकर शर्मा रहा था। अवनी और भी ज्यादा आश्वस्त थी। एपिसोड 6। बेशक, यह एकमात्र कारण नहीं था कि अविनाश और दूसरे अलग क्यों थे। यह लड़का अविनाश वाकई बहुत सुंदर था। थोड़ा ज्यादा ही सुंदर। उसके सुंदर नक्काशीदार चेहरे और उसकी खूबसूरत सुनहरी आंखों को देखकर अवनी को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। यह सब उसके कमजोर दिखने वाले कमजोर शरीर के साथ मिलकर अवनी अपनी खोज से वाकई बहुत खुश थी। हाँ, अच्छा दिखना वाकई कई कामों में मदद करता है। चलो अविनाश, तुम यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो? क्या तुम मुझे इतने लंबे समय तक इंतजार करवाने की योजना बना रहे हो? नहीं मैम, मैं आ रहा हूँ। अविनाश फिर बिस्तर की ओर चला गया। जितना वह करीब गया उतना ही उसका चेहरा लाल होता गया। फिर बिना इंतजार किए वह बिस्तर पर चढ़ गया और फिर अवनी के पीछे चला गया। मैं शुरू करूंगा मैम। हाँ, करो। अविनाश का हाथ फिर अवनी के कंधों को छू गया। फिर उसकी नजर केंद्रित हो गई और उसने उन्हें मालिश करना शुरू कर दिया। हालांकि उसकी मालिश करने की कला कुछ भी अच्छी नहीं थी। अवनी कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और उसके शानदार चेहरे पर उसकी डूबी हुई नजर को देखा, तो उसने खराब मालिश को नजरअंदाज कर दिया और बस अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि जब उसे वह केंद्रित नजर याद आई और उसने उसकी तुलना कुछ देर पहले उसके घबराए हुए चेहरे से की, तो उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। फिर उसने अपना सिर घुमाया और पूछा, त्वचा के सीधे संपर्क के बिना मालिश करना आपके लिए मुश्किल होगा, है ना? रुको, मुझे यह गाउन उतारने दो। फिर वह खड़ी हो गई। जानबूझकर अपनी पीठ और नितंबों के बीच एक छाप बनाकर अविनाश को चिढ़ाने के लिए उसने अपना गाउन पकड़ा और एक ही झटके में पूरा गाउन फर्श पर गिर गया। वह कमरे में खड़ी थी और उसने सिर्फ एक काली ब्राउन पैंट पहनी हुई थी। उसने जल्दी से अविनाश की तरफ देखा और उसके लाल चेहरे पर घबराहट देखकर उसकी मुस्कान और बढ़ गई। मैम, ये ठीक था। अविनाश उसे मनाना चाहता था, लेकिन उसने उसे बीच में ही रोक दिया और जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं कोई नासमझ व्यक्ति नहीं हूं। उसे जेडी कर तुम। मुझे पता है कि मालिश सीधे त्वचा के संपर्क में की जानी चाहिए। अब चिंता मत करो और जो तुम कर रही थी उसे जारी रखो। अवनी बिस्तर पर वापस बैठ गया और जल्दी से अविनाश के हाथों को अपने कंधों पर रख दिया। पापाजा एंड अबव हाकुआ उसे जारी रखने का आग्रह किया। अविनाश बेशक उसके आदेश के खिलाफ नहीं जा सकता था और मालिश जारी रखी।
इस बार जब अवनी ने अपना सिर घुमाया तो उसने वही केंद्रित निगाह देखी, लेकिन उसने उस लाल रंग को नहीं देखा जिसे वह छिपाने की बहुत कोशिश कर रहा था। इतना ही नहीं, उसके हाथ भी थोड़े कांप रहे थे। हाँ हाँ हाँ, वह बहुत प्यारा और मासूम है। बेशक, अब से तुम मेरे साथ सोओगी। तुम्हारे पास जो कमरा है वह सिर्फ तुम्हारे लिए है। जब मैं अपने दफ्तर में व्यस्त रहता हूँ, भाई ममाई वह हूँ। मेरे लौटने के बाद तुम्हें मेरे साथ यहाँ रहना होगा। क्या मैं स्पष्ट हूँ? क्या तुम्हारे कोई सवाल हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। अवनी ने अपने कमरे से जुड़े बाथरूम में जाने से पहले सिर हिलाया, अपनी शर्मिंदगी को छिपाते हुए। यह पहली बार था जब कोई उसके चेहरे पर आया था। यह उसके लिए भी एक नया अनुभव था और उसे इससे नफरत नहीं थी क्योंकि उसे उसका शर्मिंदा भाव देखने को मिला था। बेशक, इसका मुख्य कारण यह था कि अविनाश का वीर्य बदबूदार या खट्टा नहीं था, बल्कि यह कुछ हद तक सुखद था। अविनाश ने अवनी को बाथरूम में जाते हुए देखकर खुलकर मुस्कुराया। उसने अपना आज का लक्ष्य हासिल कर लिया और पूरी प्रक्रिया उसकी कल्पना से भी ज्यादा आसान थी। विस्काउंट का शॉटाकॉन स्वभाव उसकी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है। बेशक, वह वास्तव में शॉटा नहीं था, लेकिन उसकी शारीरिक शैली निश्चित रूप से शॉटा से मेल खाती है। जब उसे अवनी के चेहरे पर उसके 20 कनिष्ठ धब्बे याद आए, तो वह दुष्टता से मुस्कुराया और इसके होने वाले प्रभावों को याद करने के बाद उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। इसके अन्य प्रभाव भी थे। बेशक थे। अविनाश इतना मूर्ख नहीं था कि वह अवनी को सिर्फ अपनी संतुष्टि के कारण नाराज करने का जोखिम उठाए। वह ऐसा नहीं कर सकता, कम से कम इस स्तर पर तो नहीं। जब वह अपने सिस्टम और अपनी क्षमताओं के बारे में पढ़ रहा था, तो उसे पता चला कि उसके और उसके लक्ष्य के बीच जितना नजदीकी और कामुक संपर्क होगा, उसके पेट्वेकिन क्रेविंग टच के प्रभाव उतने ही मजबूत होंगे। उसके वी से सने अवनी को उसके लिए और भी ज्यादा लालसा होगी। और जाहिर है, जितनी ज्यादा लालसा होगी, उतनी ही तेजी से वह अपना लक्ष्य हासिल करेगा। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा एक सुंदर दानव की तरह लग रहा था, जिसने अभी अभी किसी और मासूम व्यक्ति को अपनी मर्जी से धोखा दिया है। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया और उस बाथरूम में घुस गया जिसकी ओर नौकरानी ने इशारा किया था। वह अवनी के साथ नहाना चाहता था, लेकिन उसने अपनी इच्छाओं पर काबू पाया और शांत हो गया। उसे पता था कि अगर वह अपने पत्ते ठीक से खेलेगा, उलार को सबनी ही इसके लिए कहेगा। लंबे समय तक नहाने के बाद अविनाश कमरे में लौटा और देखा कि अवनी बिस्तर पर लेटा हुआ है और एक मोहक मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा है। उसने आसमानी नीले रंग का ढीला नाइट गाउन पहना हुआ था। उसके बाल अभी भी गीले थे, जिससे वह सामान्य से ज्यादा आकर्षक लग रही थी। अविनाश ने अपना अभिनय जारी रखना नहीं भूला, क्योंकि वह शर्मा गया और नीचे देखा। अपना सारा वीर्य मुझ पर मलने के बाद तुम अभी भी शर्मिंदगी में शर्माने की हिम्मत कर रहे हो? अवनी ने ठहाका लगाया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। ठीक है, अब वहां खड़े मत रहो। आओ, मुझे पहले से ही बहुत नींद आ रही है। उसे घबराता हुआ देखकर अवनी ने ठहाका लगाया। अविनाश शर्मिंदा नजरों से उसके पास गया और फिर उसके बगल में लेट गया। ठीक है, शुभ रात्रि, अवनी ने बुदबुदाया जब उसने लाइट बंद की और अविनाश को पीछे से बॉडी पिलो की तरह गले लगाया। उसकी भरपूर छाते उसकी कमजोर पीठ को छू रही थी, जिससे उसके शरीर के निचले हिस्से में हल्की सी प्रतिक्रिया हुई। जी गुड नाइट, अविनाश ने जवाब दिया। वह जानता था कि यह रात नींद रहित होगी, क्योंकि अवनी जैसी आकर्षक महिला उसे पीछे से गले लगाती है और उसकी लंबी टांगें उसके ऊपर से गुजरती हैं, तो वह सो नहीं सकता। वह व्यावहारिक रूप से उससे चिपकी हुई थी। ऐसा नहीं है कि उसे यह एहसास पसंद नहीं था। वह अपने पिछले जीवन में कभी भी अवनी जैसी खूबसूरत महिला को सोते हुए गले नहीं लगा सकता था। इसलिए वर्तमान में वह पूरी तरह से संतुष्ट था। यह सोचकर कि इस रात के बाद उसका क्रेविंग टच कितना शक्तिशाली होगा, वह और भी उत्साहित हो गया। उसने देखा कि उसकी पिछली गणनाएं भी गलत थीं। उसे 5 दिनों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। इस मिशन को पूरा करने के लिए 2-3 दिन का समय काफी होगा। यह उनकी ओर से एक गलती थी। बेशक, ऐसी गलतियों का उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत किया। एपिसोड 8। खुशी के झटकों ने अविनाश को नींद से जगा दिया। फिर उसने अवचेतन रूप से अपने लिंग पर नजर डाली, जो किसी तरह से बाहर था जबकि उसकी पैंट नीचे थी।
फिर उसने देखा कि एक जेड सफेद हाथ उसके लिंग को प्यार से सहला रहा था। उसे दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी और तुरंत ही पता चल गया कि इसके पीछे कौन अपराधी है। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और अवनी को थोड़ा लाल चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए देखा। ओह, तुम जाग रहे हो। मैंने देखा कि तुम्हारा छोटा भाई इस नई सुबह को लेकर काफी उत्साहित था, इसलिए मैंने उसे मदद करने का फैसला किया। मैं यह हर सुबह होता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले कहा, तुम मेरी हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है, अवनी ने जवाब दिया। हालांकि उसने पहले की तरह ही बात कही। इस बार उसकी सांस थोड़ी अनियमित थी, जबकि उसके चेहरे पर लाली का रंग था। क्रेविंग टच बेतुका है, अविनाश ने अंदर ही अंदर सोचा, जबकि वह शर्मा गया और विनम्रता से सिर हिलाया। खुशी के झोंके उस पर लगातार हमला कर रहे थे, लेकिन यह कल जितना बुरा नहीं था। पिछली बार वह अनुभवहीन व्यक्ति था, लेकिन अब जब वह एक बार इसका अनुभव कर चुका है, तो वह यथासंभव लंबे समय तक टिके रहने की पूरी कोशिश करेगा। जैसे कि वह जानती थी कि वह क्या सोच रहा था, अवनी ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी और अपना शरीर झुका लिया और वह उसकी जांघों की ओर रेंगने लगी। ठीक है, मैं तुम्हें आज कुछ अच्छा दिखाऊंगी। यह कहते हुए उसने अपना गाउन नीचे खींचा, केवल इतना कि उसके बड़े दूधिया स्त्री बाहर निकल आए, सीधे खड़े हो गए, क्योंकि वे गाउन द्वारा समर्थित थे। गुलाबी चेरी के साथ उन सफेद जुड़वाओं को देखकर कोई भी आदमी लार टपका सकता है। अविनाश ने उन मांस के नरम टीलों को जितना चाहे निचोड़ने का सपना देखा। उसे खड़े होने और उन स्तनों को टटोलने से रोकने के लिए अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगानी पड़ी। लेकिन कुछ ही पलों बाद उसने खुद को धन्यवाद दिया कि उसने हार नहीं मानी और जहां था वहीं रहा, क्योंकि उसके बाद जो हुआ उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कम से कम निकट भविष्य में तो नहीं। अवनी ने खुद को सावधानी से खड़ा किया और फिर उसके दो विशाल पर्वतों ने उसके विशाल लिंग को अपने भीतर समाहित कर लिया और एक आत्मा को झकझोर देने वाली खुशी ने उसके दिमाग पर हमला कर दिया। उसके पूरे शरीर में खुशी के हजारों हजार बोल्ट दौड़ गए और उसने अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी सुन्नता महसूस की। आह, आह। अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद वह संतुष्ट कराहने से खुद को नहीं रोक सका। उसका पूरा शरीर हिल गया और जब लिंग उसकी दरार को रगड़ रहा था और दो मुलायम और सुंदर स्तन की जोड़ी उसे मसल रही थी, तो उसे जो खुशी महसूस हुई वह कल उसके द्वारा दिए गए हैंडजॉब से हजार गुना बेहतर थी। उसकी आंखें पीछे पीठ की ओर मुड़ गईं और उसकी पीठ ऊपर की ओर उठ गई। वह उस अपार आनंद का विरोध करने की कोशिश कर रहा था जो वह महसूस कर रहा था। उसकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट होकर अवनी मुस्कुराई और अपनी गति बढ़ा दी, जिससे उसे जो आनंद मिल रहा था वह और भी तीव्र हो गया। हालांकि अविनाश ने फिर भी विरोध किया। उसने अभी भी तुरंत वीरपात करने की इच्छा को रोका। जैसे कि इससे उत्तेजित होकर अवनी की आंखें उससे मिली, आंखों का संपर्क बनाए रखते हुए उसने अपना सिर नीचे किया और अपने रसीले लाल होंठों को चाटा, इससे पहले कि वह उससे बाहर निकले उसके लिंग की नोक को चूमे। ओह हाँ। इस स्वर्गीय दृश्य से उत्तेजित होकर अविनाश इसे और अधिक रोक नहीं पाया और उसका वीर्य फूट पड़ा। एक बार फिर अवनी के चेहरे और उसके दूधिया स्तन पर फैल गया। हालांकि इस बार यह उसके मुंह के पास अधिक केंद्रित था। हाँ, हाँ, हाँ। अविनाश ने जोर से सांस ली। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। इस बार उसके मन में यह विचार नहीं था कि यह उसके लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगा या उसे अवनी को खुश करने के लिए कैसे कार्य करना चाहिए। उसका दिमाग पहले से ही सुन्न था, क्योंकि उसे बहुत सारी उत्तेजना मिली थी। तुम्हें वाकई अपना दूध मेरे चेहरे पर फैलाना पसंद है ना? अवनी ने चिढ़ाते हुए कहा। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा। हाँ, अविनाश ने बिना सोचे जवाब दिया। उसे इस तरह देखकर अवनी मुस्कुराई और उसने अपना सिर हिलाया। तुम मेरे आदेशों को गंभीरता से नहीं लेते हो, है ना? मैंने तुमसे कहा था कि तुम संभोग से पहले मुझे बताओ, लेकिन तुमने इसे अनदेखा कर दिया। इस बार अविनाश का सिर साफ हो गया और उसने जल्दी से जवाब दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं मैम। मैं उसे लगा कि उसने किसी तरह विस्काउंट अवनी को नाराज कर दिया है, लेकिन जल्द ही उसने उसके चेहरे पर वह चिढ़ाने वाली मुस्कान देखी।
हालांकि वह मुस्कान मूर्खतापूर्ण मुस्कान की तरह लग रही थी, क्योंकि उसका दूध उसके आकर्षक चेहरे पर फैला हुआ था। लेकिन वह भी उसे एक अलग तरह का आकर्षण दे रहा था, और अविनाश के लिए उसके निचले शरीर में हल्की प्रतिक्रिया महसूस करने के लिए पर्याप्त था, भले ही वह अब भी कुछ ही देर पहले वीर्यपात कर चुका था। है हाँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है। हालांकि तुम्हें मेरे आदेश को सुनने के लिए अभी भी कुछ सजा की आवश्यकता है, अवनी ने बड़बड़ाया। मैं बिना किसी चूक के मां द्वारा दी गई किसी भी सजा को सह लूंगा। अविनाश ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ हाँ हाँ, देखो तुम कितनी गंभीर हो। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें मौत या कुछ और की सजा दूंगा। चिंता मत करो, यह बस एक हल्की सजा होगी। तुम्हें शायद थोड़ा मजा भी आए, विस्काउंट अवनी ने जवाब दिया, और उसने कामुकता से अपने होंठ चाटे, और साथ ही उसने अविनाश के दूध का फिर से स्वाद चखा। उसके शरीर पर एक अलग तरह की संतुष्टि छा गई जब उसने देखा कि उसके पूरे शरीर पर वी बाउंड फैल गया है, और वह सुंदर लड़का थका हुआ भाव लिए हुए उसके बिस्तर पर लेटा हुआ है। मेरा पैसा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुआ है। उसने मुस्कुराने से पहले मन ही मन सिर हिलाया। ठीक है, नहाने के बाद मुझे काम पर जाना है। मैं वापस आने के बाद तुमसे मिलूंगी। ठीक है, मैं कल की तरह तुम्हारे कमरे के सामने तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने वाकई अपना पैसा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया। असामान्य रूप से खुशमिजाज मूड में विस्काउंट अपनी दिन की शुरुआत करने के लिए अपने दफ्तर की ओर चली गई। एक विस्काउंट के तौर पर ज्यादातर काम उसके अधीनस्थों द्वारा संभाले जाते हैं। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि वह कुछ नहीं करती। वह एक सीईओ की तरह है जो हर चीज का ख्याल रखती है और सब कुछ मैनेज करती है। हालांकि इन कुछ दिनों में वह असाधारण रूप से व्यस्त है। यह 8वें महीने का आखिरी हफ्ता है, और यह वह हफ्ता भी है जिसमें विस्काउंट को सामान्य से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वह कर संग्रह को अनदेखा नहीं कर सकती और इसे अपने अधीनस्थों पर नहीं छोड़ सकती। उसे एकत्रित कर की राशि के बारे में रिपोर्ट पढ़नी है, करों का भुगतान न करने वालों से कैसे निपटना है, और यह सब। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गई, और कुछ मिनट बाद एक आदमी सफेद शर्ट के ऊपर काला कोट पहने हुए उसके पास आया और झुककर प्रणाम किया। नमस्कार, विस्काउंट अवनी। वह विस्काउंट अवनी का बटलर ईशान था। एपिसोड 9। अवनी ने सिर हिलाया और ईशान ने बोलना शुरू किया। सूखे के कारण किसान इस महीने कर नहीं चुका पा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पिछले महीने कर चुकाने में अपनी सारी बचत खर्च कर दी, और अभी वे मुश्किल से खाने के लिए कुछ भी जुटा पा रहे हैं। मैंने कुछ लोगों से स्थिति की जांच करवाई और पुष्टि की कि वे जो कह रहे हैं वह सच है, और किसानों को वाकई बहुत मुश्किल हो रही है। अवनी ने अपनी आंखें बंद करने से पहले सिर हिलाया। ईशान ने उसके विचारों को बाधित किए बिना चुप रहा, और कुछ मिनट बाद विस्काउंट अवनी बोला, ठीक है, उनकी जमीन ले लो और उन्हें अगले पूरे साल के लिए करों से मुक्त कर दो। यह सुनकर ईशान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने जवाब दिया, लेकिन विस्काउंट, उनके पास जो जमीन है उसका मूल्य उनके द्वारा हमें दिए जाने वाले कर से कहीं ज्यादा है। क्या हम उनसे बस जबरन वसूली नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वे किसान मूर्ख हैं। अगर हम उन्हें कर चुकाने के लिए मजबूर करेंगे तो वे अगले कुछ महीनों के करों का भुगतान करने के लिए अपनी जमीन किसी और को सस्ते दामों पर बेच देंगे, और फिर बिना कुछ किए बेघर हो जाएंगे। इससे खाद्य उत्पादन कम होगा और हमारे कर भी कम होंगे। इसलिए उनकी जमीनें लेना बेहतर है। बेशक, हम वास्तव में उन्हें नहीं ले रहे हैं, हम उन्हें सिर्फ कागज पर रखेंगे। हम किसानों को उन पर खेती करने देंगे, और अगर वे अगले 12 वर्षों के लिए 10% अधिक कर चुकाते हैं तो हम उनकी जमीनें उन्हें वापस कर देंगे। करों के लिए, इसके भुगतान के लिए राजकोष का उपयोग करें। ईशान को ज्ञान हुआ, और उसने इस योजना के साथ आने के लिए विस्काउंट अवनी की विसडी आंतरिक रूप से प्रशंसा की। लेकिन जल्द ही उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और सवाल किया, लेकिन क्या होगा अगर अगले 12 वर्षों में सूखा फिर से आ जाए? तब हम क्या करेंगे? हम बस उन वर्षों की संख्या बढ़ा देंगे जिन्हें उन्हें अतिरिक्त कर देना होगा। कोई बड़ी बात नहीं है। अवनी ने बेपरवाही से अपने हाथ हिलाए, और ईशान उसकी दृष्टि से और अधिक प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। मुझे लगता है कि मैं अब यह मामला तुम्हारे ऊपर छोड़ सकता हूं। हाँ विस्काउंट अवनी, मैं तुम्हें अगले 2 दिनों में रिपोर्ट दे दूंगा। ईशान ने हमेशा की तरह कुशलता से सिर हिलाया। बैठक जारी रही, और जितना समय बीतता गया विस्काउंट उतना ही असहज महसूस करने लगा। उसने चुपके से अपना सिर नीचे किया
और अपनी छोटी बहन के अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस की। उसने अपनी जांघों को एक दूसरे से रगड़ा, इस अजीब सी भावना को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। असहाय महसूस करते हुए उसने इसे अनदेखा किया और रिपोर्ट सुनना जारी रखा। विस्काउंट अवनी रीड्स ने पूछा है कि क्या सुबह 9 बजे मिलना अच्छा समय है? हम मिलना? क्या हमने कल मिलने की योजना बनाई है? ईशान ने जवाब देने से पहले उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ी। विस्काउंट, यह मार्केस दिनेश की बेटी का 21वां जन्मदिन है और वे इसे मनाने की योजना बना रहे हैं। हमें 1 सप्ताह पहले निमंत्रण मिला है। मेरा मानना है कि अगर हम वहां नहीं जाते हैं तो यह मार्केस के प्रति अनादर होगा। अवनी को फिर निमंत्रण पत्र पढ़ने की याद आई और उसने सिर हिलाया। एकमात्र विस्काउंट होने के नाते वह मार्केस जैसे किसी व्यक्ति को नाराज नहीं कर सकती। मरसना, इसलिए उसे वहां जाना होगा। साथ ही इस पार्टी का कुछ राजनीतिक महत्व भी होगा, क्योंकि कई रईस जिन्होंने तय नहीं किया है कि वे किस राजकुमार का समर्थन करेंगे, वे वहां दिखाई देंगे। इसीलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि राजकुमार भी पार्टी में शामिल होंगे। ठीक है, उसे बताओ कि मैं 9 बजे तक तैयार हो जाऊंगा और हम 9:30 से पहले निकल जाएंगे। हम देर नहीं कर सकते। साहिब बी की रमेशा ने, क्या तुमने उपहारों के बारे में सोचा है? विस्काउंट को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसे पहले ही तैयार कर लिया है। अवनी ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, अब आप आराम कर सकते हैं। हम बाकी बातों पर 2 घंटे बाद चर्चा करेंगे। जैसा आपका आदेश। ईशान ने भले ही देखा कि आज की छुट्टी थोड़ी जल्दी और सामान्य से ज्यादा लंबी थी, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और जाने से पहले झुककर प्रणाम किया। ईशान के जाते ही विस्काउंट का गंभीर चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से अपना गाउन उठाया और फिर अपनी उंगली अपनी योनि में डालकर खुद को आनंदित करना शुरू कर दिया। हाँ, क्या हो रहा है? यह गुदगुदी वाली भावना क्या है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि उसे हस्तमैथुन करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, फिर भी उसे लगा कि कुछ कमी है। अचानक एक चेहरा जो उसके दिमाग में बार बार आ रहा था, एक बार फिर से दिखाई दिया। फिर वह शांत हुई, अपना गाउन ठीक किया और अपनी नौकरानी को बुलाया। अविनाश को बुलाओ। नौकरानी ने जाने से पहले झुककर प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद एक अलौकिक चेहरे वाला लड़का कार्यालय में आया और धीमी आवाज में अभिवादन किया। गुड आफ्टरनून मैम। विस्काउंट ने मुस्कुराते हुए उसे अपने बगल की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। अब अविनाश, क्या तुम्हें याद है कि मैंने आज सुबह तुम्हारी कैसे मदद की थी? नक्स का चेहरा लाल हो गया और उसने शर्मिंदगी से सिर हिलाया। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो। बेशक, तुम मुझे कुछ भी करने का आदेश दे सकते हो। मैं तुम्हें संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। अवनी के अपनी बात पूरी करने से पहले ही अविनाश उठ खड़ा हुआ और उसने जल्दी से जवाब दिया। अवनी ने उसे इस तरह देखकर हंसते हुए जवाब दिया, अच्छा, अब मुझे यहां छुओ। एपिसोड 10। अच्छा, अब मुझे यहां छुओ। क्या क्या? अविनाश वहीं खड़ा रहा, अवाक। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी सीधी बात कर रही थी। क्या? तुमने नहीं कहा था कि तुम जो भी कहोगी तुम वही करोगी? क्या तुम अपनी बात से मुकर रही हो? नहीं नहीं, मैं करूंगा। अविनाश का चेहरा लाल हो गया और फिर और भी लाल हो गया, इससे पहले कि वह जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने लाल रंग के गाउन को देखा। गल्प। उसने अंदर ही अंदर गप्प मारी। विस्कॉन्ट अवनी वाकई बहुत खूबसूरत है। फिर उसने गाउन के निचले हिस्से को पकड़कर ऊपर खींचा, जिससे उसकी पतली लंबी टांगें दिखाई देने लगीं। उसकी हरकतें बहुत धीमी थीं। ऐसा लग सकता है कि वह शर्मिंदा था, लेकिन अविनाश बस उसके जैसी खूबसूरत महिला के कपड़े उतारने के एहसास का आनंद ले रहा था और उसकी सराहना कर रहा था। उसे लगा जैसे वह एक सपना जी रहा है, एक सपना जिससे वह कभी नहीं जागना चाहेगा। दूसरी ओर उसकी हरकतें जितनी धीमी होती गईं, अवनी को उतना ही अधिक अंदाजा होता गया कि क्या होने वाला है, क्योंकि उसका दिल जोर से धड़कने लगा। झुनझुनी की अनुभूति जिसे उसने मुश्किल से दबाया था, फूट पड़ी, इस बार पिछली बार से ज्यादा शक्तिशाली। जल्द ही अविनाश का हाथ उसकी छोटी बहन तक पहुंच गया, इससे पहले कि वह उसकी ओर देखता। उसने सिर हिलाया, उसे जारी रखने का संकेत दिया। अविनाश उसे इस तरह भागते हुए देखकर मुस्कुराया। वह उसे थोड़ा चिढ़ाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह इस तरह से खेलने की स्थिति में नहीं है। उसे सावधान रहने और एक आज्ञाकारी लड़के की तरह व्यवहार करने की जरूरत है। समय उसके पक्ष में था।
उसे बस थोड़ी देर इंतजार करने की जरूरत है और फिर वह कर पाएगा जो वह करना चाहता है। बिना किसी देरी के अविनाश ने सीधे उसकी काली पैं को एक तरफ खिसका दिया, जिससे उसकी खूबसूरत गुलाबी दिखाई देने लगी, जिसके चारों ओर थोड़े या बिल्कुल भी बाल नहीं थे। और एक स्पष्ट रास्ता देखकर उसने तुरंत अपनी बीच की उंगली की नोक उसकी नहर में डाल दी। अनहा, अपनी मनचाही प्रतिक्रिया पाकर अविनाश ने आगे बढ़ने से पहले मन ही मन मुस्कुराया। अनहा, विस्कॉन्ट के शरीर पर खुशी के झटके महसूस हुए। किसी तरह खुशी तब की तुलना में बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी जब उसने खुद ऐसा किया था। पकड़ने के लिए कुछ न पाकर उसने सीधे अविनाश के सिर को पकड़ लिया और उसके चेहरे को अपने मोटे स्तूष में धकेल दिया। अविनाश ने देखा कि वह सामान्य से बहुत ज्यादा संवेदनशील थी। फिर उसने अपनी तर्जनी को अंदर डालते हुए मुस्कुराया। अनह, उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह उसे अपनी क्लीवेज में और अंदर धकेलती गई, उसके पैर भी उसके चारों ओर क्रॉस हो गए, मानो उसे डर हो कि वह चला जाएगा। हालांकि यह स्थिति थोड़ी असहज लग सकती है, लेकिन उसके शरीर की कोमलता ने इसे सबसे आरामदायक स्थितियों में से एक बना दिया। अपनी दो उंगलियों से उसने बिना आराम किए उसके गीले मुलायम अंदरूनी हिस्सों को छेड़ा। उसकी कराहें उसके कानों में आशीर्वाद संगीत की तरह लग रही थीं। जितनी ज्यादा वह कराहती उतनी ही तेजी से वह अपनी उंगली चलाता, और जैसे ही उसकी कराह कम होती वह अपनी गति कम कर देता, जिससे वह और जोर से कराहने लगती। अनहन हन, इस पैटर्न को देखते हुए विस्काउंट पूरी ताकत से कराहता रहा, जबकि उसने अविनाश के चारों ओर अपनी पकड़ भी मजबूत कर ली, मानो वह उसके शरीर को अपने शरीर में मिलाने की कोशिश कर रही हो। जल्द ही अविनाश ने महसूस किया कि उसके अंदरूनी अंग अनियंत्रित रूप से हिल रहे थे, और उसे पता था कि वह सहने वाली है। बिना किसी चेतावनी के उसने अपनी गति और भी बढ़ा दी। उसकी हरकतें पहले से कहीं ज्यादा कठोर हो गईं। अनहन हन 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 अन्ना। अवनी का शरीर अनियंत्रित रूप से हिल रहा था, इससे पहले कि वह अपना शरीर झुकाए और उसका रस बिना रुके बाहर निकल आए। अविनाश का पूरा हाथ उसके रस से लथपथ था। उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर उसकी पकड़ कमजोर पड़ रही है। वह खड़ा हुआ और सवाल किया, मैम, क्या मेरा प्रदर्शन संतोषजनक था? वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। दूसरी ओर विस्काउंट अवनी भारी सांस ले रहा था, इससे पहले कि वह धीरे धीरे अपनी आंखें उसकी ओर उठाए और जवाब दिया, हाँ, संतोषजनक। यह हाँ था जैसे कि आपने हाँ ऐसा अनगिनत बार किया हो। यह सुनकर अविनाश ने घबराहट में अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, न नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने मैंने बस सोचा कि मैं जल्द ही ऐसा कुछ करूंगा, इसलिए मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया ताकि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकूं। उसका आखिरी वाक्य लगभग सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसने शर्म से अपनी आवाज कम कर ली थी। विस्काउंट अवनी ने यह सुनकर ठहाका लगाया, लेकिन फिर वह अविनाश द्वारा की गई अप्रत्याशित हरकत से हैरान रह गई। वह कुर्सी पर बैठ गया। अपनी जांघ थपथपाने से पहले टमाटर की तरह लाल चेहरे के साथ उसने कहा, मैंने यह भी पढ़ा है कि महिला के संभोग के बाद अगर वह पुरुष की गोद में बैठती है तो उसे अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, एक पुरुष। हुह। अवनी ने हल्के से ठहाका लगाया क्योंकि उसने उसे लाल चेहरे के साथ वहां बैठे देखा। आली पैगमा सरने कहा, लेकिन फिर वह खड़ी हो गई और उसकी गोद में बैठने से पहले उसकी ओर चली गई। पुस्तक में जो कहा गया है वह वास्तव में सच है। यह पहले से बेहतर महसूस होता है। यह कहते हुए अवनी ने अपनी आंखें बंद करने से पहले अविनाश की छाप पर अपनी पीठ टिका दी। अविनाश ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें उसकी पतली कमर पर घुमाई और अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर रख दी। शायद एक और दिन और वह मेरी हो जाएगी। वाई फाइनल में उसने मन ही। विस्काउंट ने यह नहीं देखा कि वह कैसे एक ऐसी महिला से बदल गई जो हमेशा स्थिति को नियंत्रित करती थी। एक ऐसी महिला में जो थकी हुई और हिलने में असमर्थ थी। और यह पूरा परिवर्तन कितना डरावना था। बेशक भले ही वह यह नोटिस करे, लेकिन वह इस बात की परवाह नहीं करेगी क्योंकि अभी वह बहुत थकी हुई थी और अविनाश के आलिंगन का आनंद लेने में व्यस्त थी। अविनाश भी उसके स्तनों को दबाना चाहता था, लेकिन वह अपनी सीमा जानता था। वह थोड़ा और इंतजार करेगा। विस्काउंट फेल्बर्टा का दिमाग धीरे धीरे साफ हो रहा है। उसमें है, उसे अभी नम्रता से पेश आने की जरूरत है
और बस उसके चेहरे पर शर्म आनी चाहिए। अविनाश और अवनी थोड़ी देर तक ऐसे ही रहे, लेकिन अविनाश जानता था कि वे लंबे समय तक ऐसे ही नहीं रह सकते और शर्म से बुदबुदाया, मैम, मुझे लगता है कि आपका ब्रेक खत्म होने वाला है। मुझको अब उठ जाना चाहिए। मम, कोई जरूरत नहीं, मुझे ऐसे ही रहने दो। हमारे पास अभी 1 घंटा है, लेकिन हमें इस जगह को साफ भी करना है। और बिना कुछ कहे अविनाश ने उसकी पैंटी और फिर उसका गाउन ठीक करना शुरू कर दिया। वह उसे और ज्यादा अपने ऊपर निर्भर बनाने का यह मौका किसी भी तरह से नहीं जाने देने वाला था। तुम अपना काम ऐसे नहीं कर सकती है ना, उसने बुदबुदाया। विस्काउंट के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। उसने उसके कपड़े ठीक करने का इंतजार किया। हाँ, शांत पराग। फिर उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली और आलस से खड़ी हो गई। तुम सही कह रही हो, मुझे बाथरूम जाने दो। तुम एक नौकरानी से इस जगह को साफ करने के लिए कहो, ठीक है? अविनाश ने सिर हिलाया। इस बार हालांकि उसका चेहरा अभी भी लाल था, लेकिन यह उस हद तक नहीं था जहां उसकी हरकतें धीमी और अकड़न भरी थीं। यह दर्शाता था कि वह सभी बदलावों के साथ तालमेल बिठा रहा है। यह पूरी स्थिति पर धीरे धीरे नियंत्रण पाने का उसका तरीका भी था। कुछ भी ध्यान न देते हुए विस्काउंट चला गया और फिर अविनाश ने नौकरानी को बुलाया और सब कुछ साफ करवा दिया। 15 मिनट बाद अवनी वापस लौटी। उसने पहले से ही अपना मेकअप ठीक कर लिया था। उसे एक मजबूत और स्वतंत्र महिला की आभा देते हुए देखकर कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि वह वही महिला थी जो अविनाश की गोद में शक्तिहीन होकर बैठी थी। हम्मा, मेरे काम पर लौटने में अभी भी लगभग 40 मिनट बाकी हैं। तब तक हमें क्या करना चाहिए? उसने पूछा। तुमने अभी तक अपना दोपहर का भोजन नहीं खाया है मैम, इसलिए आपको पहले इसे खा लेना चाहिए। मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।